हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका पढ़ाकू क्लासेस पे। तो बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पिछले 2-3 दिनों से पीवाईक्यू करवा रहे हैं आपको, और भी किसका? इकोनॉमिक्स का, दिल्ली पुलिस का। ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे, आज हमारी चौथी क्लास है। फोर्थ क्लास में हम क्या देखने वाले हैं पीवाईक्यू के पर्सपेक्टिव से, वो चीज़ हम आज जो देखेंगे, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, जो कि आपका 2023 में आया था 15/11/2023, यानी सिर्फ थर्ड ही था। उसी के रिगार्डिंग कुछ पीवाईक्यू देखेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया इन 2020 एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑन द वाइटल स्टैटिकल बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट। तो यानी इससे क्या पता चलता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के जितने भी रिपोर्ट हैं, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स, वो सब हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यानी सिर्फ सेंसस पे ध्यान नहीं रखना है, हमें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी रिपोर्ट है उनको भी ध्यान रखना है कि उनके रिपोर्ट में किस तरीके के पब्लिश क्या डेटा आ रहा है, उसको भी ध्यान रखना। जैसे इसमें पूछा है 2020 के अकॉर्डिंग, तो इसमें बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर, सिंपल सी आपको यूनियन टेरिटरी पहले ही बता दिया कि बता रहा है, पूछ रहा है आपसे क्या है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस यूटी में है। तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख, लक्षद्वीप नहीं, चंडीगढ़ नहीं। तो लद्दाख में हमारा क्या है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और लद्दाख से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम जान सकते हैं लद्दाख से। जैसे लद्दाख का जो फॉर्मेशन होता है 31 अक्टूबर 2019, ये किससे निकाला गया था? ये यूटीज किसके बना था? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक हमारा स्टेट होता था, अब स्टेट को उन्होंने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड करके लद्दाख को एक यूटीज बना दिया और जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बन गया। आज की डेट में इसके गवर्नर कौन है? तो आज की डेट में इसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें ज्योग्राफिकल भी हम बता सकते हैं कि लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज है, तो उस वो चीज़ है। बस इतना ध्यान रखो कि लद्दाख है। लद्दाख का फॉर्मेशन कब होता है एक यूटीज के तौर पे? तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जो भी आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल में समझाता रहूँगा, तो घबराना नहीं है। हमारा आंसर लद्दाख हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन ब्लॉग known as the father of green revolution for the world belongs to which of the country? जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड के बेसिस पे तो नॉर्मन ब्लॉग को बोला जाता है, इंडिया के बेसिस पे किसे बोला जाता है? इंडिया के बेसिस पे किसे बोला जाता है, बता सकते हो? इंडिया के बेसिस पे, एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा। इंडिया के बेसिस पे किसे बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन को इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोला जाता है। ये कब स्टार्ट किए? 1965 से लेकर 66। ये किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लगा था? उसका नाम पंजाब। ठीक है, क्लियर। तो इतना चीज बेसिक आपको पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो इतना पता होना चाहिए कि भाई फादर ऑफ वर्ल्ड के बेसिस पे फादर किसे बोला गया? तो नॉर्मन ब्लॉक को बोला गया। और इंडिया के बेसिस पे किसे बोला गया? स्वामीनाथन को। और कल मैंने एक और चीज आपको बताया था, स्वामीनाथन को भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न कब मिला? तो इनको मिला 2024 में मिला। लेकिन कब? 2024 में मिला, लेकिन पोस्टमसली यानी मरणोपरांत इन्हें मिला है भारत रत्न। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान में रखना। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नॉर्मल ब्लॉक थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो हमारा जो कंट्री हो जाएगा वो हमारा यूएसए हो जाएगा। यूएसए इज द राइट आंसर। अब यूएसए के रिगार्डिंग आपको कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि आपके अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन में हमारे जो प्रेसिडेंट बने, कौन बना है बता सकते हो? यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बना है? तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अब ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो 47। ठीक है, 47। अब 47 ये एक और चीज इन्होंने जो फेमस चीज याद की चेंज किया है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इसके रिगार्डिंग हमें देखना क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने जो मैक्सिकन की खाड़ी बोला जाता था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है यूएसए की रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी जैसे जैसे जो भी कंट्री आएगा उसके एक्सप्लेनेशन में देता रहूंगा। इतना चीज क्लियर हुआ। नॉर्मल ब्लॉक कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के बेसिस बोला जाता है। इंडिया के बेसिस पे किसे बोला जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को कब भारत रत्न मिला? तो 2024 में।
कैसे, मरणोपरांत मिला या फिर जीवन, तो मरणोपरांत मिला, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1965 से लेकर 66। पहला स्टेट कौन सा था जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लगा, वो है पंजाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट स्कीम मेन एम्स टू ट्रांसफॉर्म रूरल रूरल पुअर यूथ इनटू ए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट एंड ए ग्लोबली रिलेवेंट वर्कफोर्स। यानी ये बोल रहा है कि एक स्कीम, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई साहब आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम जरूर अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें से देखो पूछ दिया कि भाई एक गवर्नमेंट स्कीम का नाम पूछ रहा है आपका कि वो कौन सा गवर्नमेंट स्कीम है जिसका पर्सपेक्टिव यानी जिसका एम यानी जिसका फोकस है कि हमें जो पुअर पीपल है, रूरल एरिया में जो पुअर पीपल है उनकी इकोनॉमिक उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना है। तो कौन सा ऐसा स्कीम है जिसका मेन पर्पस ये है। तो देखो हमारे सामने 3-4 है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन, तो ये नहीं। नेशनल कैरियर सर्विस नहीं, ये जॉब से रिलेटेड है, जॉब प्रोवाइड जॉब सीकर से रिलेटेड है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास। अब देखो नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड, लाइवलीहुड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उसके फील्ड में डेवलपमेंट का है। कौशल, कौशल यानी का मतलब होता है स्किल। जब हम किसी को स्किल करेंगे तभी तो हम उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। बात समझ में आए तो हम तो इस अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर मान लो कि 1 और 3 में डाउट भी होगा तो आप कौशल के बेसिस पे आप इसे टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। मैंने आपको क्या क्या बताया था इसका पर्सपेक्टिव, ये कब लॉन्च हुआ, तो कब लॉन्च हुआ इसका डेट आपको याद रखना है, 25 सितंबर 25 सितंबर 2014 में। कब लॉन्च हुआ, 25 सितंबर 20। और किसने लॉन्च किया, तो रूरल मिनिस्ट्री में, रूरल मिनिस्ट्री, ठीक है। इनके द्वारा ये आपका जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन 3। और मेन पर्पस क्या है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना। किसे इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से उसे स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट बनाना। तो इसका मेन पर्पस क्या है, पुअर यानी जो गरीब है, रूरल एरिया, रूरल यानी गांव के लोगों को हमें क्या बनाना है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो वो कैसे हो पाएगा, जब हम उसको स्किल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीनदयाल, ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया। आगे क्वेश्चन यानी भाई साहब आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको तो मतलब रट ही जाना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द स्कीम कॉल्ड ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट। यानी आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कितने स्टेट में लॉन्च किया गया, 4, 5, 4, 7, 3, 6। तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसमें 7 स्टेट आते हैं, तो इसका आंसर तो आपका 7 हो जाएगा नॉर्मली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, जैसे जल्दी से रिवीजन करते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया किसे बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन। वर्ल्ड के बेसिस पे नॉर्मन ब्लॉक को बोला गया है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट स्टेट जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लगा था पंजाब, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहां पर हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था, इम्पैक्टफुल स्टेट, तो आपको पंजाब का नाम याद रखना है। पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये 3 जगह क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिला था, ठीक है। और क्या इसमें आप डेट और इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या याद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। और कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए 7 आपको याद रखना है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग। हाँ और भी रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जैसे कि आप व्हाइट रिवॉल्यूशन याद कर सकते हो, अगर और डेप्थ में जाओगे तो व्हाइट रिवॉल्यूशन ये याद रखना है। जैसे पिंक रिवॉल्यूशन ये याद रखना है। अब पिंक रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो ओनियन से, ओनियन यानी प्याज से रिलेटेड। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड था, ठीक है, मिल्क से रिलेटेड। इसके फादर कौन थे, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। आपने अमूल मिल्क सुना होगा, ये वही है, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे अमूल मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा था, और रिवॉल्यूशन के थ्रू ये व्हाइट रिवॉल्यूशन आप याद रख सकते हो, ग्रीन पिंक रिवॉल्यूशन याद सकते हो, ब्लू रिवॉल्यूशन याद रख सकते हो। ब्लू रिवॉल्यूशन ये किससे रिलेटेड था, फिश से रिलेटेड, ठीक है, फिश से रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे रिवॉल्यूशन है जो कि मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ये आपको मेन चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ दिया तो ग्रीन, व्हाइट पूछ देगा तो क्या करोगे,
व्हाइट भी आपको ध्यान में रखना है, व्हाइट, पिंक, ब्लू पूछ देगा। राउंड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन आपके पोटैटो से रिलेटेड था। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, जब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन का, फिर गोल्डन फाइबर आपसे पूछ देगा, गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है, तो वो सब मैं आपको, रेड रिवॉल्यूशन पूछ देगा, रेड अगर आपसे पूछ देगा तो क्या बताओगे, बताओ, ये मीट से रिलेटेड, मीट के। अब ये सब किसके, मतलब आपको समझ में आ रहा है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के पर्पज से ये सब रिवॉल्यूशन चलाया गया, ताकि इस पे फोकस किया जाए, इसके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, और ताकि जो फार्मर हैं, जो लोग हैं, उनको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है, और कंट्री को तो बेनिफिट होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सेंसस से, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द टॉप 3 स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज ऑफ 0 to 6 ईयर। तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे जो बच्चों का जो पॉपुलेशन है 0 से 6 साल तक बहुत ज़्यादा है, महाराष्ट्र, असम, केरला या मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है। सीएम कौन है इसके, सीएम है आपके देवेंद्र फडणवीस। कौन से पार्टी के हैं, तो बीजेपी के, ठीक है। आपको महाराष्ट्र से एक और चीज़ याद रखना है, एआई यूनिवर्सिटी यहीं पे सेटअप हो रहा है, एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है, और जैसे जैसे आप आएंगे तो वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपसे, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। कल अब ये बोल रहा है कि इंडिया अनाउंस टू द एनईपी, अब तो इंडिया ने अनाउंस कर दिया, अब एनईपी, अब बोल रहा है 1991, यानी डेट आपको याद रखना है। यानी अगर यहाँ से पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि जो आपका नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें पूछ दे कि भाई एनईपी कब लॉन्च हुआ, एनईपी का लॉन्च डेट बता दो, तो 1991, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अब ये बोला कि एनईपी स्टैंड फॉर, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, नेशनल एक्सपोर्ट प्लान होगा, या नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी होगा, या न्यू इकोनॉमिक प्रोविजन होगा। तो जैसे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में आते हैं, तो अगर यहाँ पर यहीं पे बताने लायक है, तो यहाँ पर है कि देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1990s। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इकोनॉमी को चेंज किया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए। यानी इसका पूरा नाम क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें क्या किया हमने, एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइज्ड, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर सिंपल टर्म में समझाए, लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया जैसे जितने भी कानून थे, रूल एंड रेगुलेशन थे, ट्रेड एंड टैरिफ थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस लगाना, उन सबको लिबरल कर गया, यानी फ्लेक्सिबल, यानी रिलीज किया गया, आसान बनाया गया लिबरलाइजेशन के थ्रू। प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, यानी जैसे आपको पता होगा 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो हमने क्या किया, हमने गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था वो सबसे ज़्यादा था, हर जगह गवर्नमेंट। आपको एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझा रहा हूँ, जैसे बीएसएनएल पहले बहुत चलता था, उसके पहले बीएसएनएल के पहले ना आपको ने एयरटेल का नाम सुना होगा ना कुछ, और बीएसएनएल अपने हिसाब से चार्जेस करती थी, बहुत हेवी चार्जेस। तो ये कुछ सिर्फ गवर्नमेंट ओन कंपनियां ही थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब 1991 के बाद प्राइवेटाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कुछ सेक्टरों में। तो बहुत सारे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बहुत जगह आज की डेट में नहीं है, जैसे डिफेंस सेक्टर में बहुत कम है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में ये किया। अब ग्लोबलाइजेशन में हमने हमारी इकोनॉमी जो थी, हमारी जो कंट्री थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, लेकिन हमने 1991 में क्या किया, हमने उसे ओपन किया, यानी हम अब दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में थी। और इस समय अगर आपसे सिंपल टर्म में पूछा जाए कि बताओ भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपके क्वेश्चन में आया, प्राइम मिनिस्टर कौन है। पीवाईक्यू में पहले या सेकंड दिन मैंने कराया था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, बताओ प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। अगर आपसे पूछ दे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर बताओ, तो फाइनेंस मिनिस्टर बताओ कौन थे उस समय, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको याद रखना है मनमोहन सिंह, ठीक है। तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, अगर फुल फॉर्म के पर्सपेक्टिव से पूछ दे तो वो बता दो, प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से पूछ दे तो वो बता दो, फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछा है, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है तो नेक्स्ट पूछ ले। फिर आपसे पूछ दे कि भाई बताओ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने क्या क्या अडॉप्ट किया, तो एलपीजी का मतलब क्या होता है ये भी पूछ सकता है।
आपसे पूछ सकता है कि भाई प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ये भी पूछ सकता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना चीजें आपसे पूछ सकता है, अगर एनईपी आया तो इतना ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो, जैसे हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उसमें ऐसे एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। तो आपसे जीडीपी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है जीएनपी के बारे में, ठीक है। तो आपसे जीडीपी के बारे में नहीं पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, जीडीपी जीएनपी के बारे में पूछ रहा है। तो जीएनपी जो होता है, जीएनपी हम किसके रिगार्डिंग निकालते हैं, जो हमारे जो रेसिडेंट होते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया है, यहाँ पर आपके जैसे मान लो कि यहाँ पर इंडियन है, यहाँ पर भी इंडियन है, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉरेनर है, क्योंकि इंडिया है भाई, फॉरेनर भी आते हैं, ये भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जब हम इन सब का काउंट करते हैं तो वो जीडीपी में काउंट करते हैं। लेकिन सिर्फ जब हम इंडियन का काउंट करेंगे, चाहे वो विदेश में कहीं पे भी रहे कुछ भी, तो वो हम जीएनपी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज बेसिक ध्यान रखना है। बाकी जब मैं आपको नेशनल इनकम कराऊंगा तो उसमें और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएनपी जो है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आपको पता है, इफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही हम वैल्यू निकालते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं निकालते। तो आप पूछोगे कि भाई फाइनल गुड्स क्या होता है, तो वो जब क्लास में बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो, नेशनल एंड एनआरआईज काउंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, नहीं ऐसा 5 ईयर्स वाला नहीं है, कोई सीन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर का होता है, 1 साल का फाइनेंस निकालते हैं, ठीक है। फिर होता है कंट्री रेजिडेंट ओवर द पीरियड ऑफ ए टाइम, ये कुछ ठीक ठाक लग रहा है। नेशनल एंड फॉरेनर ड्यूरिंग द, फॉरेनर आ गया तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो जीडीपी का होता है, जीडीपी को काउंट करते हैं, उसमें तो ऐसे ही निकल गया। नेशनल नेशन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर, जहाँ आएगा वो कैंसिल, क्योंकि हम जीडीपी जीएनपी सब 1 साल पे ही निकालते हैं फाइनेंस से। तो बचा हमारा एक सिर्फ सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को, अगर आप थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर हो तो। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई हिंदी में भी लिखा है, जो हिंदी में अगर ना इंग्लिश में ना समझ में आए तो वो हिंदी में भी लिखा है, तो उसके लिए परवाह ना करना। और थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश ही में बोलता हूँ, ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आप बच्चे समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो, अब एक आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास के पहले मैं बताया कि गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आते हैं। तो आपको रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें बोल रहा है पीआरएस रिपोर्ट। तो पीआरएस बेसिकली एक एनजीओ है, एनजीओ का एक रिपोर्ट है। उसने एक रिपोर्ट बनाया किस पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे, और उसने ये कहा कि भाई बताइए कि कौन सा क्रॉप्स है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 78% है कंट्री के पूरे फूड ग्रेन में। कौन सा ऐसा क्रॉप है? जाहिर सी बात है, इंडिया सबसे ज़्यादा वीट और राइस ही प्रोड्यूस करता है। पल्सेस तो हम करते हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो पल्सेस शुगर कैन तो नहीं होगा, तो शुगर कैन वाला नहीं है। पल्सेस हम करते हैं लेकिन शुगर कैन नहीं होता, ऐसे ही निकल गया। पल्सेस मिलेट्स ये भी नहीं होगा, मेज सोयाबीन ये भी नहीं। तो वीट और राइस हम सबसे ज़्यादा किसके, पीआरएस के अकॉर्डिंग। वीट के अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन करता है, तो क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? तो यूपी। अगर मैं पूछूं कि राइस सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वेस्ट बंगाल। अगर थोड़ा सा और डेप्थ जाऊं तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई वीट बताओ खारिफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, बताओ। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। खारिफ है कि रबी है ये बताओ, तो ये हो जाएगा रबी आपका, ठीक है। और राइस जो होगा आपका खारिफ क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? इतना थोड़ा बेसिक आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। वीट एंड राइस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिमिट्स। देखो अभी मैंने आपको एलपीजी समझाया, एलपीजी किसमें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मैंने अभी आपको समझाया कि एल का मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब। अब देखो क्वेश्चन आ ही गया कि लिबरलाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गवर्नमेंट इम्पोज्ड लिमिट, यानी गवर्नमेंट जो लिमिट इम्पोज करती है उसको रिमूव करना। और इम्पीडमेंट इज नोन एज, मतलब गवर्नमेंट जिस तरीके से अपना रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा इम्पोज करती है उसको खत्म करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन जब हम बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें। ग्लोबलाइजेशन जब हम किसी दूसरे कंट्री के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन वाले मैटर में आ जाए। प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, ये नहीं होगा। और मैंने आपको क्या समझाया था, लिबरलाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा, लिबरलाइजेशन।
ये कब आया? 1991, ठीक है। और 1991 में ही मैंने आपको बताया था कि एक बजट में एक मैथ आया था LERMS, कल ही समझाया था, ठीक है। कल ही मैंने आपको समझाया था कि LERMS, कल आपको क्वेश्चन में भी आया था कि 1990 किस बजट में LERMS का, आप पूछोगे सर इसका मतलब लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका पूरा नाम। अब कल का क्वेश्चन था कि LERM किस बजट में आया था, तो 1992 के बजट में आया था, मैंने कल आपको बताया था। और इसमें दो तरीके से एक्सचेंज रेट हो, एक फ्लोटिंग वाला और एक फिक्स्ड वाला, तो एक फिक्स्ड वाला, ठीक है। तो वो जब मैं आपको कराऊंगा डिटेल में तब समझाऊंगा। यानी आपके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आपको LERM याद रखना है, फिर आपको LPG याद रखना है, इसका मीनिंग याद रखना है, और कब आया था ये भी याद रखना है, किस बजट में LERM आया था ये भी याद रखना है, और इसमें डुअल एक्सचेंज रेट को अपनाया गया था ये भी याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डुअल एक्सचेंज रेट कब अपनाया गया था ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि LERM किस बजट में आया था ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, वो आपको नाम बताना है, आपको नाम बताना है। अगर आपसे पूछे थे कि भाई उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपको नाम बताना है। यानी अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इतना, इससे डेप्थ तो पूछ जाएगा नहीं, इतना आप ध्यान रख लिए, याद कर लिए, समझ लिए, तो फिर आराम से क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला इन विच ऑफ द स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ओल्ड बम्बू ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ओल्ड बम्बू ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी स्टिल यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो मतलब पुराने जो टेक्नोलॉजी है ओल्ड बम्बू ड्रिप इरिगेशन किस स्टेट में यूज किया था, तो महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना नहीं, तो मेघालय हमारा इसका राइट आंसर होगा। अब मेघालय से आप कुछ फैक्ट बता सकते हो, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, सॉरी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बोला, चीफ मिनिस्टर इसका कौन है बता सकते हो आप, तो इसके चीफ मिनिस्टर है कोर्नाड संगमा, ठीक है। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। और ये जो पार्टी है ये आपका नेशनल पार्टी है, क्या है नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी का स्टेटस इसे मिला है, नेशनल पार्टी का स्टेटस इसे मिला। और ये कब पार्टी बनी थी, ये पार्टी बनी थी 12 जुलाई 2012 को, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। और ये पहली ऐसी पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट की है जिसे नेशनल स्टेटस, फर्स्ट ऐसी पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट की है जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, या आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछूं तो बताओ कि कितने ऐसे पार्टी हैं इंडिया में जिसको अभी तक नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, और कौन देता है, क्या पार्लियामेंट देता है, क्या लोकसभा देता है, पार्लियामेंट देता है, या प्राइम प्रेसिडेंट देते हैं, या फिर कोई स्टेट के गवर्नर देते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन देते हैं। आपका ऑप्शन भी आपके सामने, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। मेघालय आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट डालो, बताएंगे, क्लियर करेंगे आपका कमेंट, ठीक है। चलिए, जय हिंद।